नमस्कार, मैं प्रतिमा सिंह आप सभी का अपने चैनल पोल पात में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस दार्शनिक के विचारों को समझेंगे उनका नाम है जीन जैक्स रूसो। सबसे पहले हम डिटेल में इनकी फ़िलॉसफी को समझेंगे, फिर लास्ट में इनकी फ़िलॉसफी के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। तो आइए अब हम जीन जैक्स रूसो को समझते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एक कोटेशन के साथ। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा हुआ और सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये कथन रूसो का है। इस वाक्य को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक विरोधाभास नजर आएगा। यहाँ पर दो अलग अलग बातों को एक साथ करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ यहाँ स्वतंत्रता की बात हो रही है और दूसरी तरफ बेड़ियों की बात हो रही है। ये कथन है एक महान दार्शनिक जीन जैक्स रूसो का। रूसो अपनी इस बात से हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, इसके लिए हमें रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझना होगा। इस वीडियो में हमारा टारगेट यही है कि हम रूसो की फिलॉसफी को समझें। लेकिन रूसो को समझाने से पहले मैं उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताना चाहूँगा। आपने अभी तक बहुत फिलॉसफर को पढ़ा और समझा और आगे भी बहुत फिलॉसफर को पढ़ेंगे। रूसो जो सबसे यूनिक दार्शनिक होंगे, जो अभी तक आपने पढ़े और आगे पढ़ेंगे, उनमें से रूसो सबसे यूनिक होंगे। रूसो को विरोधाभासी विचारक कहा जाता है। हमने अभी उनके कोटेशन में विरोधाभास देख लिया है। रूसो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को काफ़ी प्रेरित किया। रूसो उन कुछ चंद दार्शनिक में से थे जिन्होंने पुनर्जागरण आंदोलन की आलोचना की। बाकी जो दार्शनिक थे उन सभी ने पुनर्जागरण आंदोलन को समर्थन दिया था। रूसो की फ़िलॉसफी हॉब्स और लॉक की फ़िलॉसफी से बहुत अधिक अलग है, डिफरेंट है। कैसे, आगे ये चीज़ हम आगे जानेंगे। लोकप्रिय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले रूसो ने ही दिया है। लोकप्रिय संप्रभुता कहाँ निहित होती है? अगर हम ये बात जानें तो लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। इस अवधारणा को रूसो ने ही दिया था और यह अवधारणा और रूसो प्रतिनिधि लोकतंत्र के विरोधी थे। जो रूसो थे वो प्रतिनिधि लोकतंत्र के विरोधी थे, जबकि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते थे। और रूसो की जो आगे हम देखेंगे कि रूसो क्यों प्रतिनिधि लोकतंत्र के विरोधी थे। और एक बात और है रूसो में कि रूसो की फ़िलॉसफी एक साथ कई विचारधाराओं के लोगों को प्रेरित करती है। रूसो की विचारधारा से उदारवादी भी प्रेरित हुए, समाजवादी भी प्रेरित हुए और जो लोकतंत्र के समर्थक थे यानी कि प्रजातंत्रवादी वो भी प्रेरित थे, अधिनायकवादी भी प्रेरित थे। सभी रूसो की विचारों से प्रेरित थे। अब हम रूसो की जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। रूसो एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। उनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और उनके पिता भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। 16 वर्ष की आयु तक रूसो जिनेवा में ही रहते हैं। उसके बाद जिनेवा छोड़कर के चले जाते हैं। आने वाले 16 वर्षों तक वहाँ यानी कि जो 32 वर्ष की आयु तक रूसो का कोई फिक्स प्लेस नहीं था। वो कहीं किसी अलग अलग देशों में घूमते रहते थे और ना ही इनका कोई फिक्स व्यवसाय था। जॉब भी इनकी कोई फिक्स नहीं थी। वे अलग अलग काम करते थे। वो एक पेंटर भी थे, वो एक म्यूजिशियन भी थे, वो एक आर्टिस्ट भी थे, वो एक सिंगर भी थे। और इसी दौरान वो 1744 में रूसो जो है फ्रांस जाते हैं और उनका जो कैरियर होता है एज अ फिलोसफर 1750 में शुरू होता है। 1750 में रूसो जो है पेरिस में थे और पेरिस में एक ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम था, जो फ्रांस की ललित कला अकेडमी थी, उसने जो है एक निबंध प्रतियोगिता का कंपटीशन रखा। 1749 में फ्रांस की ललित कला अकादमी ने ये निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था और 1750 में जो ये निबंध था रूसो का वो प्रकाशित किया गया था। तो हम मान सकते हैं कि 1750 से रूसो का कैरियर एज अ फिलोसफर शुरू होता है। इस जो आयोजन किया गया था, प्रतियोगिता का आयोजन था,
इसका टॉपिक था कला विज्ञान ने मनुष्य को अच्छा बनाया या बुरा। तो इस ऐसे में जो ये निबंध प्रतियोगिता थी, इसमें रूसो आर्ग्यू करते हैं कि आर्ट और साइंस ने जो है प्रोग्रेस होने की, आर्ट और साइंस में यानी कि कला और विज्ञान में जो है प्रोग्रेस होने की वजह से नैतिकता में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी कि नैतिकता का विकास नहीं हुआ है, बल्कि नैतिकता जो है वो घट गई है। और रूसो का ये निबंध फर्स्ट प्राइज जीत जाता है और यहीं से रूसो फेमस हो जाते हैं। वहाँ का पढ़ा लिखा तबका और दार्शनिक ग्रुप, उनमें रूसो फेमस हो जाते हैं। अपने इस आर्टिकल के पब्लिश होने के पश्चात रूसो के इस निबंध को फर्स्ट डिस्कोर्स भी कहा जाता है और इन्होंने 2 डिस्कोर्सेस की जो है रचना की थी। इसमें से फर्स्ट डिस्कोर्स जो है इस निबंध को बोलते हैं। आगे चलकर यही अकादमी एक और निबंध का जो प्रतियोगिता का आयोजन करेगी तो उसे सेकंड डिस्कोर्स कहा जाएगा। तो जो रूसो ने है 2 डिस्कोर्सेस की रचना की है। 1754 में पुनः एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है उसी जो है ललित कला अकादमी द्वारा, और इसमें जो है रूसो अपना एसे लिखते हैं। इस एसे में रूसो समझाते हैं कि असमानता का उद्भव कहाँ से होता है। इसे सेकंड डिस्कोर्स कहा जाता है। और जो ये दूसरी प्रतियोगिता थी, इसका विषय था विषमता की उत्पत्ति एवं निजी संपत्ति, ये इसका शीर्षक था। और इसके लिए भी रूसो जो है अपना निबंध लिखते हैं, ऐसे लेख लिखते हैं। लेकिन इसमें रूसो को कोई पुरस्कार नहीं मिलता है, परंतु ये लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हमें देखने को मिलता है वो है रूसो का सामाजिक समझौता, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक किताब है रूसो की जो 1762 में प्रकाशित होती है, जिसमें हमें रूसो की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी देखने को मिलती है। रूसो का जो राजनीतिक दर्शन है उसको समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा, द सोशल डिस्कोर्स एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो सोशल डिस्कोर्स में रूसो हॉब्स और लॉक की तरह जो है प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो बात करेंगे जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा की और लोकप्रिय संप्रभुता की। तो रूसो हॉब्स और लॉक की तरह एक सामाजिक समझौतावादी हैं रूसो भी, और जिसने भी सामाजिक समझौतावादी, इन सभी में जितने भी ये सामाजिक समझौतावादी हैं उन सभी में हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा। रूसो में भी हमें वो पैटर्न देखने को मिलता है। ये सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था को अपने तरीके से डिफाइन करेंगे, फिर बताएंगे कि प्राकृतिक अवस्था किस तरह युद्ध की अवस्था में तब्दील हो जाती है। फिर युद्ध की अवस्था से बाहर निकलने के लिए लोग जो हैं सामाजिक समझौता करते हैं और इसी समझौते के आधार पर सरकार बनती है। ये 4 स्टेप हमें सभी समझौतावादियों में देखने को मिलेगा और रूसो में भी। तो सबसे पहले रूसो की प्राकृतिक अवस्था देखेंगे। प्राकृतिक अवस्था का मतलब है कोई सरकार नहीं, कोई समाज नहीं, कोई राजनीतिक अधिकारी नहीं। रूसो कहते हैं, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के लोग अलग थलग हैं, शांत हैं, अभी भाषा का विकास नहीं हुआ है। हाफ्स के विपरीत जो है रूसो की प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी है। वे कहते हैं कि उनकी प्राकृतिक अवस्था में ना तो सहयोग होगा ना संघर्ष होगा। सहयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी सोसाइटी बनी ही नहीं है और लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं, उनमें कोई गुण नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। इस अवस्था में नैतिकता की कोई अवधारणा नहीं है। इस अवस्था में ना तो किसी चीज़ की कमी है और ना ही प्रचुरता है, ना तो लोग खुश हैं और ना ही दुखी हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोग जानवर की तरह जीवन जीते थे, क्योंकि ये सारी बातें जानवरों में ही लागू होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जीन जैक्स रूसो की प्राकृतिक अवस्था थी उसमें एक मनुष्य जो है जानवरों की भांति रहता था, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है 2 गुणों से
दो गुण थे मनुष्य में। रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य और जानवर के बीच सामान्य बातें हैं, लेकिन दो ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को जानवर से अलग बनाते हैं, और ये दो गुणों में पहला गुण है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है अपने डिसीजन खुद लेना, और दूसरा गुण है जो ये स्वतंत्रता है, इस फ्रीडम को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा चट्टान नीचे गिर रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं क्या वो चट्टान स्वतंत्र है, तो शायद आप कहेंगे हाँ वो स्वतंत्र है, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है उस चट्टान के लिए। लेकिन रूसो कहते हैं कि वो चट्टान स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। उसे प्रकृति कंट्रोल कर रही है। चट्टान चाह कर भी ऊपर नहीं जा सकती है, वो नीचे ही आएगा, उसको नीचे ही आना पड़ेगा। इस तरह वो चट्टान स्वतंत्र नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधा हुआ है। उसी तरह एक शेर भी स्वतंत्र नहीं है, उसे मांस खाना होगा, उसे किसी की हत्या करनी होगी अपना पेट भरने के लिए। वो ये नहीं कर सकता है कि अब मैं मांस नहीं खाऊंगा, अब मैं शाकाहारी भोजन करूंगा, वो ऐसा नहीं कह सकता है। वो घास फूस नहीं खा सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम से बंधा हुआ है। लेकिन मनुष्य के पास ये पावर है कि मनुष्य अपने एक्शन को खुद डिसाइड कर सकता है। मनुष्य की गतिविधियों को प्रकृति डिसाइड नहीं करती, ऐसा रूसो का मानना है। वो खुद डिसाइड करता है, मनुष्य खुद अपने डिसीजन लेता है, और अपनी भलाई में वो अपने एक्शन को उसी अकॉर्डिंग कर सकता है, जिसमें उसकी अपनी खुद की भलाई हो, जैसी उसकी इच्छा हो। वो फलाहार लेगा, मांसाहार लेगा, ये खुद वो मनुष्य डिसाइड करेगा। इसे कहते हैं स्वतंत्रता। जब आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, प्रकृति नहीं लेती है, तो इसे कहते हैं स्वतंत्रता। जो दूसरा गुण है प्राकृतिक अवस्था में वो लोगों के पास, वो है दया। आप लोगों की तकलीफ को महसूस कर पाएँ, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो रूसो कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास दो गुण हैं, स्वतंत्रता और दया, और इसी दो गुणों की वजह से रूसो इन लोगों को आदर्श बर्बर की संज्ञा देते हैं। बर्बर मतलब अनसिविलाइज्ड होता है, और इसका मतलब जो व्यक्ति सेटल्ड ना हो, एक सेटल्ड ज़िंदगी ना जीता हो, एक खाना बदोश जीवन जीता हो, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ शिकार के पीछे घूमते रहना, इसे जो है क्या बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड जीवन बोलते हैं। रूसो कहते हैं जैसे जैसे हम प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलते हैं, ये गुण हमारे अंदर कम होने लगते हैं, भ्रष्ट होने लगते हैं, और जो है क्या हो जाता है, ये समाप्त होने लगते हैं। रूसो हमें बताते हैं कि समाज बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? रूसो उस घटना को दर्शाना चाहते हैं जहाँ से समाज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। मनुष्य जो है प्रकृति से समाज में कैसे जाता है, इस बात को रूसो जो है अपने रूसो के एक कथन से समझते हैं। उनका जैसे वो कहते हैं कि प्रथम व्यक्ति जिसने ज़मीन के एक टुकड़े को घेर कर कहा यह हमारा है, और समाज के अन्य मूर्खों ने इसे सहज स्वीकार कर लिया, यहीं से निजी संपत्ति का उदय हुआ और वही व्यक्ति समाज का संस्थापक बना। तो इसे जो समाज की शुरुआत है, रूसो निजी संपत्ति को इसका कारण बताते हैं कि निजी संपत्ति के कारण ही जो है समाज की प्रक्रिया शुरू होती है। ये रूसो अपने इस कथन से इस बात को व्यक्त कहते हैं। रूसो साफ साफ कहते हैं कि यदि निजी संपत्ति आने के बाद साफ साफ कहते हैं कि निजी संपत्ति आने के बाद समाज की स्थापना होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी आने के बाद जो ये वाली फीलिंग आई है कि ये मेरा है वो तुम्हारा है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई तो क्या हुआ, लोगों में हो गया कि ठीक है ये मेरा है ये तुम्हारा है, मेरा और तेरा की भावना लोगों में आ गई। उसके पहले ऐसा नहीं था, जो कुछ था सबके लिए कॉमन था, और कुछ मेरा नहीं था कुछ तेरा नहीं था, किसी का कुछ प्राइवेट नहीं था, सब कुछ सार्वजनिक था। निजी संपत्ति का मतलब है कि किसी के पास संपत्ति होगी, किसी के पास नहीं होगी, किसी के पास कम होगी तो किसी के पास ज़्यादा होगी। तो रूसो जो हैं कहते हैं कि निजी संपत्ति के आने से असमानता भी आती है समाज में, और यही असमानता सभी प्रॉब्लम्स की
सभी बुराइयों की जो है जड़ है। और असमानता होने से निर्भरता आएगी। एक व्यक्ति जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे निर्भर होना पड़ेगा उस पर जिसके पास संपत्ति है। रूसो के अनुसार निर्भरता की स्थिति स्वतंत्रता को बाधित करती है। जब हम अपने ऊपर निर्भर होते हैं, जब हम स्वतंत्र होते, तब उस समय हम स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जब दूसरों पर निर्भर होते हैं या हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, तब हम स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो जो एक गुण था प्राकृतिक अवस्था का, वो स्वतंत्रता, जो एक गुण था स्वतंत्रता गुण, वो प्राकृतिक अवस्था का गुण जो था वो समाप्त होने लगता है। फिर रूसो हमसे पूछते हैं कि लोग निजी संपत्ति की इच्छा क्यों करते हैं। ऐसा रूसो का क्वेश्चन है कि लोग जो है निजी संपत्ति की इच्छा क्यों करते हैं। तो रूसो यहाँ पर कहते हैं कि निजी संपत्ति को लोग इसलिए नहीं चाहते हैं कि लोगों को उसकी आवश्यकता है, बल्कि जो उनका सेल्फ लव है उसकी वजह से वो निजी संपत्ति की जो है इच्छा रखते हैं। और इस चाहत को, सेल्फ लव को, जो ये चाहत है लोगों को, या इसे सेल्फ लव रूसो ने बोला है, इसको रूसो ने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। जो ये सेल्फ लव है निजी संपत्ति के प्रति, जो लोगों का सेल्फ लव है, ये इसको रूसो ने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है अमोर दिश्वा। ये एक फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब है लव फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए हर संभव कोशिश करना। ये ठीक है, ये अच्छा है। सेल्फ लव जो है अच्छा है, क्योंकि हर किसी को ये अधिकार होता है और कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे। और दूसरा जो है लव, सेल्फ लव है, खुद से प्यार जो है, वो है अमोर प्रो। जो अमोर प्रो है, ये जो है प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। प्रॉब्लम इसी सेल्फ लव से शुरू होती है। जो ये वाला है अमोर प्रो, दूसरे टाइप का जो सेल्फ लव है, अपने से प्यार है, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये सेल्फ लव का मतलब है कि आपके अंदर इच्छा होना कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, यानी कि आपको पहचानें, आपको सम्मान करें, आपको महत्व दें। ये जो अपने लिए प्यार है, ये दूसरों की नज़र से है, अपनी नज़र से नहीं है, ये दूसरों की नज़र से है, यानी कि ये दूसरों के द्वारा पूरा किया जाता है। ये अपने लिए प्यार, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर लोगों को अच्छा फील तब होता है जब उनके पास सामने वाले से ज़्यादा संपत्ति होती है, जब लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये मेरे से ज़्यादा इसके पास पावर है, मेरे से ज़्यादा इसके पास संपत्ति है। और ये आज के समय भी सत्य है। और ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि यदि आपको लगेगा कि सामने वाला आपको सम्मान नहीं दे रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए दुश्मन बन जाएगा और यहाँ से दुश्मनी की शुरुआत होगी। आप क्या समझ रहे हैं? समझ में आया आपको कि रूसो क्या बताना चाह रहे हैं? उन्होंने दो तरह की जो है सेल्फ लव की बात की है। कार्ल मार्क्स के पहले यदि किसी ने निजी संपत्ति को इतना क्रिटिसाइज किया तो वो रूसो ही थे। बल्कि कार्ल मार्क्स रूसो से काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि मार्क्स रूसो के कई कथनों को लेते हैं अपने बातों को एक्सप्लेन करने के लिए। और डिफरेंस बस इतना है कि रूसो जो है मनोवैज्ञानिक पक्ष पर फोकस करते हैं और कार्ल मार्क्स भौतिकवादी पक्ष पर ज़्यादा फोकस करेंगे। रूसो इस बात पर फोकस करते हैं कि निजी संपत्ति आने से लोगों के चरित्र में कैसा बदलाव आया, और इस तरह से जो दया का भाव लोगों में होता है उसका स्थान जेलसी, दुश्मनी ले लेती है। यानी कि जो दया होती है जेलसी, दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। कंपटीशन का भाव आ जाता है लोगों में, और इसी के साथ युद्ध की अवस्था जो है बन जाती है। प्राकृतिक अवस्था में युद्ध की अवस्था बन जाती है, और इस अवस्था से निकलने के लिए लोग सामाजिक समझौता करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रूसो दो सामाजिक समझौते की बात करते हैं। एक सामाजिक समझौते की बात करते हैं अपने निबंध द सोशल डिस्कोर्स में, और दूसरा उनका सामाजिक समझौता है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात वो अपने किस में करते हैं, किताब में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इनकी बुक है उसमें ये दूसरे समझौते की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जो है पहले वाले सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। और पहला समझौता इल्लीगल है,
कैसे समझते हैं। जब निजी संपत्ति आई, लोगों की स्वतंत्रता और दया का गुण जाने लगा। उनकी जलन दुश्मनी आदि दुर्गुणों उसकी जगह जो है जलन दुश्मनी आदि दुर्गुणों ने ले ली। समाज में डिसऑर्डर हो गया। ऐसे में जो है अमीर लोग थे, जो संपत्ति धारक लोग थे, उनको क्या हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो ये संपत्ति धारक लोगों ने, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, उनसे कहते हैं कि जो समाज की अवस्था बन गई है, इसका एक ही निवारण है कि हम मिलकर सामाजिक समझौता कर लें। और सामाजिक समझौता करके एक सरकार जो है हम सबको मिलकर के बनानी होगी। और गरीब लोग को अपनी ज़िंदगी बचानी होती है। उनके पास होता क्या है, वो तो पहले से गरीब, उनके पास संपत्ति तो होती नहीं है, उनके पास अपना जीवन होता है और उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर फैल गया है, तो वो गरीब लोग क्या करते हैं, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए जो है सहमत हो जाते हैं कि ठीक है, हमें भी जो है एक सरकार बनानी चाहिए। और फिर वो अमीरों के साथ मिलकर के एक सरकार बनाते हैं। ये जो उस समय प्राकृतिक अवस्था के लोग हैं, ये सभी गरीब भी हैं और अमीर भी हैं, ये मिलकर एक सरकार बनाते हैं। लेकिन इस समझौते के जो पावरफुल लोग हैं, अमीर वर्गों के हाथ में जो इस समझौते की जो पावर होती है सारी, वो अमीर वर्गों के हाथ में होगी। अब ये जो संपत्ति धारक वर्ग हैं, ये सरकार को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे समाज में असमानता निर्भरता को बरकरार रखने के लिए। अमीर वर्ग इस सरकार का इस्तेमाल करेगा। और जो पहला समझौता होता है वो इल्लीगल होता है। रूसो कहते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि रूसो असमानता और निर्भरता हटाना चाहते हैं, परंतु सामाजिक समझौते में ये चीज़ें नहीं हट रही हैं, अतः ये इल्लीगल है। रूसो ऐसा मानते हैं कि जब सामाजिक समझौते में ये चीज़ें असमानता और निर्भरता जो है हट ही नहीं रही है, तो ये सामाजिक समझौता इल्लीगल है। तो रूसो इस सामाजिक जो असमानता और निर्भरता को दूर करने के लिए अपना जो समाधान बताते हैं, वो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये सामाजिक समझौते की बात करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास क्या है, स्वतंत्रता और समानता थी, परंतु जैसे जैसे प्राकृतिक अवस्था से लोग बाहर आते गए, वैसे वैसे समाज में निर्भरता और असमानता आने लगी। इसी परिदृश्य में रूसो का कथन ठीक बैठता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, परंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। क्योंकि रूसो की जो है स्वतंत्रता का मतलब आप किसी पर निर्भर ना हो, आप जो है आत्मनिर्भर हो। लेकिन समाज के भीतर असमानता है, तो आपको निर्भर होना होगा। हर चीज़ आप अपने आप नहीं कर सकते हैं। अब आज के समाज में ही देख लीजिए, आप कई लोगों पर निर्भर होते हैं। आप अपनी सरकार पर निर्भर होते हैं, आप अपने शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, कई लोगों पर आपको निर्भर होना पड़ता है। अब रूसो का लक्ष्य क्या है कि समाज में कैसे समानता स्वतंत्रता लाई जाए। कई दार्शनिकों जो हैं, रूसो की जो कई दार्शनिक हैं, वो रूसो की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि रूसो चाहते हैं कि हम फिर से प्राकृतिक अवस्था में चले जाएं। लेकिन रूसो कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, हम वापस प्राकृतिक अवस्था में नहीं जा सकते। हम जो है अब हमारा विकास हो चुका है, हम बुद्धिमान बन चुके हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि हम फिर से प्राकृतिक अवस्था में चले जाएं। लेकिन रूसो कहते हैं कि ऐसा जो है हम इसी समाज में रहते हुए और हम उस प्रकार की स्वतंत्रता को एक्सपीरियंस कर सकते। रूसो आगे कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि हम वापस जो है प्राकृतिक अवस्था में जाकर स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करें, नहीं कर सकते हैं। ऐसा रूसो कहते हैं कि हम वापस जाकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हम एक सिविलाइज सोसाइटी में आ चुके हैं, और अगर हम जाते हैं वापस तो ये तो उसी प्रकार होगा कि जैसे आप अपने पालतू जानवर को जंगल में छोड़ दो, तो क्या वह सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, वो नहीं कर पाएगा, वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे रूसो कहते हैं कि तो प्राकृतिक अवस्था में वापस जाना संभव नहीं है, लेकिन हम समाज में रहकर भी स्वतंत्रता और समानता को एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए हमें एक सामाजिक समझौता करना होगा। अब जो है रूसो अपने सामाजिक समझौते की बात करते हैं। तो अब हम रूसो के सामाजिक समझौते का जो उद्देश्य है उसकी बात कर लेते हैं। रूसो के सामाजिक समझौते का उद्देश्य यही है कि समाज में वही समानता और स्वतंत्रता स्थापित करना जिस प्रकार की समानता और स्वतंत्रता प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास थी। रूसो के 2 उद्देश्य हैं सामाजिक समझौते के। लोगों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना, ये भी जो है लॉक की तरह जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को महत्व देते हैं। दूसरा, इस सामाजिक समझौते के स्थापित होने के बाद लोग वही स्वतंत्रता और समानता का अनुभव कर पाएंगे जो वो प्राकृतिक अवस्था में करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये संभव कैसे है और रूसो इस बात को अचीव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो सामाजिक समझौता हो रहा है इसमें लोग किसी की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, वो स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये संभव कैसे होगा कि वो जो है एक सामाजिक समझौते के अंतर्गत भी हो रहे हैं और वो स्वतंत्रता का अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव होगा? क्योंकि यदि सामाजिक समझौता हो रहा है तो इसका मतलब है हमें अपनी स्वतंत्रता का कुछ पार्ट जो है कुछ हद तक अपनी स्वतंत्रता कम करनी होगी, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं, समाज में रह रहे हैं और सभी के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना होगा। तो हम कैसे उतने स्वतंत्र हो सकते हैं जैसे कि प्राकृतिक अवस्था में थे। तो इस बात को समझाने के लिए रूसो सामान्य इच्छा की बात करते हैं। रूसो जो है सामान्य इच्छा की बात करते हैं। सामान्य इच्छा का मतलब समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का जो है व्यक्तियों की इच्छा, यानी कि ये सामाजिक हित है, ये सामूहिक हित है। रूसो कहते हैं कि जो ये होती हैं इच्छा होती हैं लोगों की, वो 3 तरह की होती हैं। एक होता है जनरल विल, यानी कि इसको हम सामान्य इच्छा बोलते हैं। दूसरा होता है कॉर्पोरेट विल, इसको हम संगठन की इच्छा बोल सकते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट संगठन हुआ, टीचर्स का अपना एक संगठन हो गया, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हम जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये उनकी इच्छा होती है। और तीसरा होता है प्राइवेट विल, यानी कि व्यक्तिगत इच्छा। तो 3 प्रकार की इच्छाओं की जो है चर्चा रूसो ने की है। आगे जो है ये जो जनरल विल होता है, यानी कि जो सामान्य इच्छा होती है, ये सबके हित में होती है। और जो होती है ये कॉर्पोरेट विल, ये किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का ग्रुप होता है, अपना टीचर्स का हो गया। और व्यक्तिगत इच्छा व्यक्तिगत होती है, ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलती है। तो हम जनरल विल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा जनरल विल क्या है आज के समाज में, ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करना। इसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल यानी कि जो जैविक ईंधन है उसको जलाना बंद करना होगा। लेकिन यदि कोई देश ईंधन नहीं जलाएगा तो उसकी आर्थिक प्रगति कैसे होगी? ये तो रुक जाएगी, उसकी आर्थिक डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। क्योंकि आज तो हमारे सामने सबसे सस्ता ईंधन जो है वो जो उपलब्ध है वो है जैविक ईंधन। तो देखिए एक तरह है कि हमारा सामान्य इच्छा जो है जो कि पर्यावरण की रक्षा है, और दूसरी तरफ क्या है हमारा व्यक्तिगत हित, यानी कि हम फॉसिल फ्यूल को कंज्यूम करके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अब देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। रूसो कहते हैं कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? रूसो कहते हैं कि व्यक्तिगत इच्छा है और जो व्यक्तिगत इच्छा है और जो कॉर्पोरेट इच्छा है उसे सामान्य इच्छा में समाहित कर देना चाहिए, और समाज के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो समाज की पूरे समाज की भलाई जो है जिसमें है उसी कार्य को करना चाहिए। वही हमारी जनरल इच्छा है, वो जो पूरे समाज के हित में है वो सामान्य इच्छा है, वो उसका सामान्य इच्छा है और उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करना चाहिए। यदि सोसाइटी का भला होगा जैविक ईंधन को ना कंज्यूम करके, तो यही समाज की सामान्य इच्छा है और इसी में हम सबका भला है, क्योंकि पर्यावरण के साथ ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तो रूसो जो है कहते हैं कि जो सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा के अंतर्गत जो कॉर्पोरेट इच्छा है यानी संगठन की इच्छा है और व्यक्तिगत इच्छा है, उन दोनों को
इस इच्छा के अंतर्गत जो है रखना चाहिए, ये उनसे बाहर नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे आगे सामाजिक समझौता और सामान्य इच्छा। जो रूसो की सामाजिक समझौता है और उसमें जो उन्होंने सामान्य इच्छा की बात की है उसको देखते हैं। तो देखिए, सामाजिक समझौते को तथा सामान्य इच्छा को रूसो कैसे कनेक्ट करते हैं। रूसो कहते हैं सामाजिक समझौते के द्वारा लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि उनकी सामान्य इच्छा क्या है, और फिर वो जो है डिसाइड करेंगे कि हम इस सामान्य इच्छा की आज्ञा मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। यानी कि सब मिलकर के जो है अपनी एक सामान्य इच्छा को डिसाइड करेंगे, और फिर वो ये भी डिसाइड करेंगे कि हम इसी सामान्य इच्छा की आज्ञा जो है मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। और ये सामान्य इच्छा कोई एजेंसी नहीं है, ये समाज की आपसी सहमति है। समाज मिलकर कुछ जो है डिसाइड कर रहा है। अब लोग सामान्य इच्छा के अधीन होंगे, तो यहाँ क्या है, लोग सामान्य इच्छा के अधीन होंगे, यानी कि वो अपनी ही इच्छा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य इच्छा उन्हीं की एक इच्छा है, उन्हीं की इच्छा है, उनके द्वारा ये मिलकर के डिसीजन लिया गया कि हमारी सामान्य इच्छा क्या है। तो यहाँ पर देखिए रूसो क्या कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि सामान्य इच्छा कोई एजेंसी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो यदि हम सामान्य इच्छा के अधीन होंगे तो किसी व्यक्ति के अधीन होने की बात नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति की आज्ञा मानने की बात नहीं कर रहे हैं रूसो। इस प्रकार से देखा जाए तो हम अपने आप की ही आज्ञा मान रहे हैं, क्योंकि इस सामान्य इच्छा का निर्माण हमने खुद किया है, ये हमारी ही इच्छा है। रूसो कहते हैं सामान्य इच्छा मानने का मतलब है अपने आप की आज्ञा मानना, और जब हम अपने आप की आज्ञा मान रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं हैं। तो जब हम अपनी स्वतंत्रता और अधिकार छोड़ रहे हैं तो कहाँ पर स्वतंत्रता दे रहे हैं। रूसो पूछ रहे हैं कि अगर हम अपनी स्वतंत्रता और अधिकार छोड़ रहे हैं तो हम ये स्वतंत्रता और ये अधिकार हम दे किसको रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम ये पूरी कम्युनिटी को दे रहे हैं, जो हमारी पूरी कम्युनिटी है उसको दे रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को हम नहीं दे रहे हैं। जैसे रूसो ने कहा था कि व्यक्ति की जो है 3 इच्छा होती, सामान्य इच्छा और कॉर्पोरेट इच्छा यानी कि संगठन की इच्छा और व्यक्तिगत इच्छा। तो सामान्य इच्छा हमारी ही इच्छा है, और अगर हम सामान्य इच्छा की बात मान रहे हैं, उसकी आज्ञा मान रहे हैं, तो हम अपनी ही आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। जब व्यक्ति अपने आप की आज्ञा मानता है, अपने आप को मानता है, तो वह उतना ही स्वतंत्र होता है जितना कि वह पहले था, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में था। कुछ इस तरह से रूसो हमें समझाते हैं। अब हम आगे जो स्वतंत्रता है, तो वो रूसो के अनुसार स्वतंत्रता किसे कहते हैं, यानी कि अब हम रूसो के अनुसार स्वतंत्रता को समझेंगे। स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य क्या है, रूसो का अभिप्राय क्या है स्वतंत्रता से। तो रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा जो होती है उसको जानेंगे। स्वतंत्रता को रूसो ने 2 प्रकार से समझा जा सकता है। रूसो की स्वतंत्रता को, जैसे कि अवरोधों का अभाव। स्वतंत्रता 2 प्रकार से समझी जा सकती है। एक होता है अवरोधों का अभाव। लॉक जो है इसी तरह की स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सरकार अपने कार्य जो है आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसको कुछ सीमित कार्य दिए गए हैं, उनको छोड़ करके वो आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लॉक जो है अवरोधों का अभाव, इस तरह की स्वतंत्रता को लॉक जो है सपोर्ट करते हैं। हॉब्स ने कहा था कि कानून जहाँ पर चुप है, कार्य करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, यानी कि जब जिस चीज़ को कानून करने के लिए आपको मना नहीं कर रहा है, आप उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये हॉब्स की स्वतंत्रता ऐसी थी। लेकिन स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष भी है। जैसे एक व्यक्ति शराब पी रहा है और वो धनी है, अपनी मर्जी से शराब पी रहा है, तो क्या आप उसे स्वतंत्र कहेंगे? आप कहेंगे शायद हाँ वो स्वतंत्र है, लेकिन रूसो के अनुसार वो स्वतंत्र नहीं है। रूसो कहते हैं कि हर जो है इंसान का 2 सेल्फ होता है, जो है हर एक व्यक्ति का 2 सेल्फ होता है। हायर सेल्फ होता है और दूसरा जो है लोअर सेल्फ होता है। हायर सेल्फ को हिंदी में उच्च स्व बोलते हैं और लोअर सेल्फ को निम्न स्व बोलते हैं। तो
ऐसे में क्या होता है, जब हमारे पास दो सेल्फ होते हैं, हायर और लोअर, तो हमारे भीतर जो है द्वंद्व हमारे भीतर चलता रहता है। उस व्यक्ति को पता है कि सिगरेट पीना यानी वो शराब पीना उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो सिगरेट और शराब को पी रहा है। उस व्यक्ति का दो सेल्फ हैं, लोअर सेल्फ और है जो इच्छा के सामने हार जाता है। उसका जो लोअर सेल्फ है वो हायर सेल्फ के सामने जीत रहा है। हायर सेल्फ जो उसे मोटिवेट करे, अगर उसका हायर सेल्फ उसे मोटिवेट करे कि तुम शराब मत पियो, ये तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक है, और अगर इस हायर सेल्फ से वो मोटिवेट हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो हायर सेल्फ के द्वारा गाइड किया जा रहा है, वो व्यक्ति जो है हायर सेल्फ को फॉलो कर रहा है। तो रूसो कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब आप अपने एक्शन स्वयं डिटरमाइन करें, क्या आपके लिए अच्छा है और क्या नहीं, ये आप डिटरमाइन करें, और आप हायर सेल्फ के द्वारा संचालित हों, यानी कि आप जो है लोअर सेल्फ के द्वारा अपने एक्शन को जो है नहीं करेंगे, अपने कार्यों को लोअर सेल्फ के द्वारा संचालित नहीं करेंगे। ये आपको हायर सेल्फ के द्वारा, यानी कि जो उच्च स्व है उसके द्वारा आपको अपने कार्यों को संचालित करना है। तो रूसो कहते हैं कि हायर सेल्फ कुछ जो है बनने की आज़ादी होती है। अवरोधों से स्वतंत्रता की बात नहीं की है इन्होंने। ये कहते हैं कि हायर सेल्फ क्या है, कुछ बनने, जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, वो बनने की आज़ादी हायर सेल्फ है। तो यहाँ स्वतंत्रता में बाधाओं की बात नहीं है, और बल्कि कुछ बनने की स्वतंत्रता की बात हो रही है। क्या बनने की? एक अच्छा इंसान बनने की स्वतंत्रता की बात हो रही है। इस दूसरी टाइप की स्वतंत्रता में जो जब हायर सेल्फ व्यक्ति को डिटरमाइन करता है, यानी कि उसको संचालित करता है, हायर सेल्फ के द्वारा व्यक्ति अपने कार्यों को करता है, तो रूसो तब उसे स्वतंत्र मानता है। कहता है कि असली स्वतंत्रता वही है जब व्यक्ति हायर सेल्फ के द्वारा अपने कार्यों को, अपने एक्शन को करे। इसी तरह एक समुदाय में भी यही बात क्या होती, एक समुदाय में भी लागू होती है कि यही बात जो है एक समुदाय में लागू होती है। यदि लोअर सेल्फ से गाइडेड हो रही है, कोई समुदाय गाइडेड हो रहा है, तो वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन यदि हायर सेल्फ से गाइडेड है वो समुदाय, तो वो स्वतंत्र है। तो हायर सेल्फ क्या है? ये जनरल विल है। अगर हम पूछे कि हायर सेल्फ क्या है, तो हायर सेल्फ जनरल विल है, क्योंकि हायर सेल्फ में जो है एक जो अच्छे गुण होते हैं वो शामिल होते हैं। और जब हायर सेल्फ, सब लोगों का हायर सेल्फ से मिल करके एक सामान्य इच्छा बनाई जाती है, एक सामान्य सहमति जो है बनती है, तो वही क्या होती, जनरल विल, यानी कि सामान्य इच्छा बन जाती है। और जनरल विल को बनाया किसने? तो ये जो सामान्य इच्छा है, इसको इंग्लिश में जनरल विल बोलते हैं। तो जो सामान्य इच्छा है ये बनाया किसने? ये लोगों ने मिलकर बनाया है। तो सामान्य इच्छा संप्रभु हुई। संप्रभु कौन हुआ? सामान्य इच्छा हुई, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी का जो की सामूहिक इच्छा है, इसलिए ये संप्रभु है। इसका मतलब जनता संप्रभु है। अगर वो जनता ने उस सामान्य इच्छा को निर्माण किया है और सामान्य इच्छा ही संप्रभु है, तो जनता, इसको अगर हम देखें तो जनता ही संप्रभु हुई इसमें। और समाज की सारी गतिविधियाँ यही सामान्य इच्छा डिसाइड करेगी, यानी सामान्य इच्छा यानी कि लोगों की इच्छा जो है डिसाइड करेगी। और इसी सामान्य इच्छा को लागू करने के लिए लोग कानून खुद बनाएंगे। और हमें जो है सामान्य इच्छा को मानना है। और हमें जब हम सामान्य इच्छा को मानते हैं तो समाज के हायर सेल्फ से डिटरमाइन किए जा रहे हैं। और जब हम हायर सेल्फ से गाइडेड हैं तो हम रियलिटी में स्वतंत्र होते हैं, ऐसा रूसो का मानना है। रूसो की स्वतंत्रता हाफ्स एवं लॉक से टोटली डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग है। रूसो कहते हैं स्वतंत्रता कानून के साथ शुरू होती है। यहाँ पर जो है टोटलिटेरियन लोग रूसो से प्रेरणा लेते हैं, जो अधिनायकवादी हैं वो रूसो से प्रेरणा लेते हैं इस जगह पर कि जब रूसो कहते हैं कि स्वतंत्रता कानून के साथ शुरू होती है। रूसो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा को मानने से मना करता है तो उस व्यक्ति को जो है सामान्य इच्छा मानने के लिए मजबूर किया जाए, क्योंकि सही मायने में वो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन करके ही स्वतंत्र होगा। क्योंकि सामान्य इच्छा हायर सेल्फ से डिटरमाइन है, तो और व्यक्ति भी जब हायर सेल्फ से डिटरमाइन होगा तभी जो है वो
सही रूप में स्वतंत्र होगा। अगर वो अपने लोअर सेल्फ से डिटरमाइन होता है तो वो स्वतंत्र नहीं है, वो तो अपनी जो है लोअर सेल्फ की जो बेड़ियाँ हैं उसमें जकड़ा हुआ है। आगे रूसो कहते हैं यदि कोई सामान्य इच्छा नहीं मानता है तो उस व्यक्ति को फ्री होने के लिए फोर्स किया जाए। देखिए रूसो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि सामान्य इच्छा क्या है, हायर सेल्फ है, और हायर सेल्फ से ही व्यक्ति जो है, अगर हायर सेल्फ से डिटरमाइन है तो ही व्यक्ति स्वतंत्र है, और सामान्य इच्छा भी क्या है, हायर सेल्फ से डिटरमाइन की जाती है, बनती है। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उस व्यक्ति को फ्री होने के लिए, यानी कि सामान्य इच्छा मनवाई जाए, फ्री होने के लिए फोर्स किया जाए। देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्ट है, कितना दोनों बातों में विरोधाभास है कि अगर वो सामान्य इच्छा को मानने के लिए फोर्स किया जाए लेकिन फ्री होने के लिए। देखिए समझिए इस जो है कॉन्सेप्ट को समझिए। फ्री होना यानी कि हायर सेल्फ को मानने के अकॉर्डिंग चल रहा है तो फ्री है, तो सामान्य इच्छा है क्या है, हायर सेल्फ से बनी हुई है, और इसलिए उस व्यक्ति को फोर्स करो कि वो फ्री हो जाए, फोर्स करो कि सामान्य इच्छा माने और फ्री रहे, फ्री हो जाए यानी कि स्वतंत्र हो जाए। तो ये है विरोधाभास। रूसो की जो बातों में यही खासियत है कि विरोधाभास दिखता है, क्योंकि जो है जनरल विल क्या है, हायर सेल्फ से है, और हायर सेल्फ डिटरमाइंड पर्सन ही स्वतंत्र होता है, ऐसा रूसो का मानना है। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति हायर सेल्फ से डिटरमाइन होता है, उच्च स्व से संचालित होता है, वही व्यक्ति असल में स्वतंत्र है। तो यदि हम उस शराबी को शराब ना पीने के लिए फोर्स कर रहे हैं, अब देखिए हम उसी फिर कहानी पर पहुंच रहे हैं, रूसो हमको पहुंचा रहे हैं कि यदि हम अगर देखें कि उस शराबी को हम शराब ना पीने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो एक्चुअली हम उसे स्वतंत्र होने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो ये था रूसो का कॉन्सेप्ट स्वतंत्रता का। काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि रूसो की सरकार कैसे बनती है। रूसो की सरकार, तो रूसो की सरकार देखेंगे अब हम। अब जब जनरल विल बन गया, यानी कि सामान्य इच्छा, जनरल विल का मतलब है सामान्य इच्छा, मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो जब सामान्य इच्छा बन गई तो सब कुछ इसी के अनुसार होगा। तो ये हाफ्स क्या होगा, हाफ्स की लिवायथन की तरह कार्य कर रहा है। संप्रभु जो कहेगा वही सही है। अब रूसो भी कुछ ऐसा कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं कि अब जब सामान्य इच्छा बन गई तो ये सर्वोच्च है, तो हर काम इस सामान्य इच्छा के अनुसार ही होगा। कभी कभी आलोचना करते हुए कुछ जो विचारक होते हैं उन्होंने क्या कहा है कि रूसो की सामान्य इच्छा हाफ्स का लिवायथन है जिसका सर कटा हुआ है। एक्चुअली ये वाहन महोदय ने कहा है आलोचना करते हुए कि रूसो की जो है सामान्य इच्छा वो हाफ्स का लिवायथन है जिसका सर कटा हुआ है। आगे देखेंगे कि रूसो के अनुसार संप्रभुता लोगों में होगी तो लोग ही कानून बनाएंगे, क्योंकि संप्रभुता लोगों में है तो लोग ही कानून बनाएंगे और इस कानून को लागू करने के लिए सरकार की नियुक्ति करेंगे। लोग जो है सरकार को नियुक्त करेंगे, लेकिन किस लिए करेंगे, कानून बनाने के लिए नहीं करेंगे। वो इस कानून को जो लोगों द्वारा बनाया जाएगा तो उस कानून को लागू करने के लिए एक सरकार नियुक्त होगी। तो रूसो के अनुसार सरकार का जो है सिर्फ एक एजेंसी है जिसे लोग अपॉइंट करते हैं और सामान्य इच्छा को लागू करने के लिए कहते हैं। रूसो के अनुसार सरकार कानून नहीं बनाएगी, सिर्फ जो है लागू करेगी। इसलिए रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सपोर्टर हैं और रूसो की जो सामान्य इच्छा है छोटे छोटे राज्यों में ही लागू हो सकती है, जो बड़े बड़े नेशन स्टेट हैं इनमें लागू नहीं हो सकती है। लेकिन जो ये प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में हमारे जो प्रतिनिधि कानून बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं ये सरकार पर निर्भर हैं। जो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र है, आगे जो कहते हैं रूसो, ये क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सपोर्टर हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के सपोर्टर नहीं हैं। और इसके लिए बताते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो है कानून तो सारे हमारे प्रतिनिधि बनाते हैं और हम सब जो हैं जनता है सरकार पर निर्भर होती है।
अपने प्रतिनिधि पर निर्भर होती है। तो आप फ्री नहीं हैं, आप कैसे फ्री हो सकते हैं? सारे कानून तो आपका प्रतिनिधि बना रहा है। इसलिए रूसो कहते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या जो है ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र गलत है। रूसो कहते हैं कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में लोग 5 साल में सिर्फ एक बार स्वतंत्र होते हैं जब वो वोट डाल रहे होते हैं। रूसो ऐसा मानते हैं कि सिर्फ 5 जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसमें सिर्फ लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं जब वो वोट डाल रहे होते हैं। बाकी हर वक्त उनका जो प्रतिनिधि होता है वो डिसीजन लेता है। तो लोग स्वतंत्र कहाँ हैं? लोग तो निर्भर हैं अपनी सरकार पर, अपने प्रतिनिधि पर, उनके डिसीजन पर। तो रूसो के अकॉर्डिंग जो है स्वतंत्रता इज़ डायरेक्टेड बाय हायर सेल्फ। तो रूसो के अकॉर्डिंग क्या है? स्वतंत्रता जो है वो हायर सेल्फ यानी उच्च स्व द्वारा संचालित की जाए, यही है स्वतंत्रता। रूसो के समाज में लोग सामान्य इच्छा के अधीन हैं और ये सामान्य इच्छा जो है हायर सेल्फ से गाइडेड है। इसका मतलब लोग ट्रू फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि लोग एक रियल जो है स्वतंत्रता है उसको अनुभव कर रहे हैं। और आगे हम देख लेते हैं कुछ हमारे फैक्ट जो कि इसी से संबंधित है, हमारे जो रूसो की फ़िलॉसफी है इस पे संबंध है। तो पहला है, रूसो का जन्म स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा नामक स्थान में हुआ था और 1749 में फ्रांस की संस्था ललित कला अकादमी ने निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें जो है अरस्तू ने फर्स्ट प्राइज लिया था। पुनः यही निबंध प्रतियोगिता जो है 1754 में आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता में अरस्तू को कोई स्थान नहीं मिला था। रूसो ने आदि मानव को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है। आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है रूसो ने अपने आदि मानव को। इनकी प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकों में है डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस, ये 1749 में जो है लिखी गई थी। ये इनका पहला निबंध है। और दूसरा है इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1758 में लिखी गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखी गई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है और इमाइल 1762 में लिखी गई। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम कुछ कथन देख लेते हैं। मेरे विचार उत्तम एवं अधम में डोलते रहते हैं। ये किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है, क्योंकि रूसो मानते हैं कि जो है व्यक्ति में हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ, 2 तरह के सेल्फ होते हैं और व्यक्ति जो है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कि मानना तो उसको हायर सेल्फ चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो लोअर सेल्फ के द्वारा अपने कार्यों को कर जाता है और बाद में पछताता है, लेकिन उस समय वो उस जो है लोअर सेल्फ के सामने घुटने टेक देता है और वो उसी अकॉर्डिंग गलत काम कर जाता है। तो वही कहते हैं कि मेरे विचार उत्तम एवं अधम में डोलते रहते हैं, यानी कि हायर और जो नीचे के कार्य हैं, तुच्छ कार्य हैं, उनके बीच में डोलते रहते हैं। रूसो का कथन है। आगे रूसो कहते हैं, हे ईश्वर मुझे वही भोलापन एवं अज्ञानता वापस कर दो, यही मुझे संतुष्ट एवं सुखी बना सकता है। ये भी रूसो का कथन है, क्योंकि उनको लगता है कि आर्ट और साइंस ने व्यक्ति को भ्रष्ट कर दिया है। रूसो की सामान्य इच्छा शीर्ष रहित लेव्याथन है। ये कथन जो है वाहन महोदय का है, जो रूसो की सामान्य इच्छा को क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने ऐसा बोला है। आगे, सामान्य इच्छा के अधीन मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य होगा। ये भी जो है रूसो का कथन है कि सामान्य इच्छा के अधीन मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य होगा। आगे है, यदि इच्छा है तो सामान्य नहीं हो सकती और यदि सामान्य है तो इच्छा नहीं हो सकती है। तो ये हाउस महोदय ने ये कथन दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने अपना टॉपिक जो है जीन जैक्स रूसो, उनकी फ़िलॉसफी को देखा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए फ़िलॉसफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।